संडे के दिन 10 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक चाय पीते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, शाम को घूमने जाते हैं। हम लोग ने जिंदगी में क्या देखा है कि हम लोग की दौड़ है धनसुख भाई या मनसुख भाई। आज मामला है धनसुख भाई का, इसलिए अगर इस मोबाइल को बंद रखेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह धनसुख भाई के बारे में जान सकेंगे। धनसुख भाई यानी कि पैसे की दौड़। एक इंसान की उम्र जब 22-25 साल की होती है उस वक्त उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल होता है कि मुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है। ये बहुत अच्छी जिंदगी की कल्पना में वो क्या करता है, अच्छी डिग्री लेता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन वही इंसान जिसने सोचा था 20-22 साल की उम्र में कि मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, जब वो 55 का हो जाता है या 50 का या 60 का हो जाता है, उस वक्त उसको ज्यादातर लोगों को गिफ्ट के रूप में बीमारी मिलती है। किसी का घुटना गिर जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को अल्सर हो गया, किसी को बाईपास हो गया। क्या ये कल्पना 22 साल की उम्र में थी? 22 साल की उम्र में सोचा होगा कि 55 में ऐसा होने वाला है? नहीं। मैं 15 दिन 20 दिन पहले की बात बता रहा हूं। एक लेडी अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे ले जा रही थी, समंदर किनारे सिरॉफ होटल के पास। मैंने देखा तो वहां चने खा रहा था आखिरी बैठकर, वाइफ उसकी व्हील चेयर पे घुमा रही है। बीमारी होगी, शायद कोई नर्वस सिस्टम की डिसीज होगी, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन पैरालाइज नहीं था क्योंकि दोनों हाथ काम कर रहे थे। लेकिन वो चल नहीं सकता है तो पॉसिबल है कि छोटे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगा, सेरेब्रल एटेक्सिया में ऐसा होता है, पेशेंट चल नहीं पाता, ऐसा होता है, शायद वैसा कुछ होगा। अगर उसी इंसान को 20 साल पहले अगर हमने कुछ कहा होता हेल्थ के बारे में तो उसको मैं सबसे बड़ा मूर्ख दिखता था, है कि नहीं? क्योंकि जब इंसान अच्छे हैं तब हम कोई हेल्थ की बात करते हैं तो उनके ध्यान में नहीं आता है। इसलिए जैसे हम पैसे को जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसा आता है, धनसुख भाई आ गया तो मनसुख भाई पे ध्यान देते हैं, धनसुख भाई आ गए तो मनसुख भाई पे लोग ध्यान दे रहे हैं, मनसुख भाई पीछे बैठे, धनसुख भाई आगे बैठे दोनों मौजूद है, लेकिन धनसुख भाई नहीं मौजूद है। तो फिर क्या होता है? खाओ पियो, घूमो फिरो, मजा करो। हमने देखा है लोग 2 लाख रुपया पैकेज होता है कपल का, फॉरेन ट्रिप का खर्चा करते हैं, होटलों में पार्टी करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हम अपनी जिंदगी के कमाई का एक छोटा सा हिस्सा खर्चा नहीं कर सकते। करने की बारी आती है तो सब मारवाड़ी बन जाते हैं। चमड़ी जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं छूटेगी, तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन उसका अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट? नहीं, रॉन्ग। हेल्थ इज वेल्थ राइट नहीं है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ होता तो धीरू भाई अंबानी बीमार नहीं गिरते। उनको पैरालाइज हो गया था, उनके गुजर जाने के 13 साल पहले पैरालाइज हुआ था। उनके गुजर जाने के 14 साल पहले के समय दरमियान उन्होंने पैसा कमाया। उनके गुजर जाने के 14 साल पहले के समय दौरान पैसा कमाया, यानी कि पहले ईयर में पैसा बहुत आ गया, पैरालाइज हो गया, 13 साल तक पैरालाइज में रहे और उसी कंडीशन में वो काम करते रहे और पैसा कमाया। लेकिन पैरालिसिस 100% ठीक नहीं हो पाया। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, लेकिन बेचारे आज भी चल नहीं सकते हैं। तमन्ना बहुत है उनकी देश का भला करने की, लेकिन चल नहीं पाते, इसलिए कविताएं लिखते हैं। इसीलिए तमन्ना के ऊपर एक शेर कहता हूँ, हर दिल की एक दास्ता होती है, हर दिल की एक दास्ता होती है, हर जुबा कभी बया होती है, उम्र भले ढल जाए इंसान की, तमन्ना हरदम जवा होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हम जिंदगी जीते हैं उम्मीद पे। हम ये सोचते कि मुझे बेहतर जिंदगी जीनी है। बेहतर जिंदगी तब होती है 3 चीजों का विकास होना चाहिए। आपका शारीरिक स्वास्थ्य मेंटेन रहना चाहिए, आपका फाइनेंशियल बैलेंस बढ़ना चाहिए और आपका मानसिक संतुलन रहना चाहिए।
अगर ये 3 चीज मिलती है तो डेफिनेटली जीवन जो है अच्छा बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम देखेंगे WHO की डेफिनेशन, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैरी डिजीज। यानी कि हेल्थ होती है 5 प्रकार की। यहाँ 3 बात चाहिए। पहली हेल्थ है फिजिकल हेल्थ, दूसरी हेल्थ है मेंटल हेल्थ, तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ, चौथी हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ, और 5वीं हेल्थ भी है मैं बोलूंगा आज। तो फिजिकल हेल्थ के लिए इस बॉडी को डायग्नोस करने के लिए दुनिया में बहुत मशीनें आ गई है, तरह तरह के डायग्नोस्टिक मेथड डेवलप हो चुके हैं, पूरी चेकिंग हो सकती है। लेकिन मेंटल हेल्थ की चेकिंग के लिए कोई मशीन नहीं बना है। कारण यह है कि जो बीमारी आपके शारीरिक स्तर पे है उसके लिए मानसिक थॉट प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। जैसे किसी के अंदर फियर रहेगा, डर, तो उसका घुटना खराब होता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो चले जाने का डर, और नहीं है तो नहीं आ रहा है और नहीं आएगा उसका डर, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। ऐसी कंडीशन में कमर की बीमारी होती है। जिसके सिर पे ज्यादा बोझा होगा उसको पैरालाइज होता है। अगर एक आदमी 100 किलो उठा के चल सकता है, अब उसको 400 किलो दे दो वो बैठ जाएगा, जिसको कहते हैं बोझा। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक 65-64 ईयर के एक पेशेंट आए मेरे पास। मैंने कहा जरूर आपको कोई बोझा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो बोले तो अच्छी बात है, मुझे 8वीं पीढ़ी बना लो। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने पता लगाया तो ये पता चला कि उनका पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था। दूसरा लड़का मेरे पास आया, उसके 2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। मेरे पास आया, उस वक्त वो लड़का 42 ईयर का था, कुछ नहीं करता था। दूसरा लड़का 40 ईयर का कुछ नहीं करता था। तीसरा 37 ईयर का, उसने 6 महीने पहले बिजनेस में ध्यान देना शुरू किया था। ये 3 बोझा। पैसा कितना भी हो, बच्चे होनहार नहीं है, कमाते नहीं है, तो वो बोझा है। और यही बात वीरू भाई के साथ हुई थी। पहले ईयर में इतना पैसा कमा लिया कि उनको ये डाउट हो गया कि ये पैसा मेरे बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए उनको भी पैरालाइज हुआ और गुजर जाने तक पैरालाइज के इफेक्ट में रहे। इसलिए जो बीमारी होती है उस बीमारी को मेडिकली साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइकोसोमेटिक यानी कि शरीर और मन दोनों बीमार है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, मनोशरीर, टेक्निकली मनोशरीर कहते हैं। इसलिए इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल हेल्थ की। सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। आपकी थॉट प्रोसेस समाज में किस तरह की है उसको सोशल हेल्थ कहते हैं। अगर आपके बाजू वाले की गाड़ी आ गई तो आपको खुशी नहीं होती है। आप सोचते हैं अरे इसकी गाड़ी आ गई, ये तो लायक ही नहीं है गाड़ी के, जरूर कुछ गलत काम किया होगा, है कि नहीं। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए इसने गाड़ी ली, कितना अच्छी बात है, कितनी मेहनत की होगी, चलो मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी गाड़ी लूँ। हमें पॉजिटिव प्रेरणा मिलनी चाहिए। लेकिन होता यह है हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि बाजू वाले को अटैक आ गया तो मुझे नहीं आ सकता है, ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं है। किसी का हार्ट अटैक देख के आपको लगता है अटैक आएगा, तो किसी का कैंसर देख के आपको लगता है कैंसर हुआ, तो लोगों की बीमारी देख के आपके मन में ख्याल पैदा होता है आपको बीमारी होगी। तो मैं कहता हूँ रिवर्स कर दो। जब किसी की बीमारी देखो तो आपको जो आपको नहीं हो सकती है उसके लिए है, किसी की गाड़ी आए तो आप सोचो मेरे लिए आ सकती है। अगर ऐसी सोच अगर आप डेवलप कर सकते हैं, किसी को सुखी देखकर आप अपने को प्रेरणा के रूप में आप उस लेवल पे जाने की तमन्ना रखते हैं तो आप सोशली फिट है। किसी का खराब हो रहा है आपको खुशी हो रही है तो आप फिट नहीं हो। इसको कैसे सोशल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ, पैसा कमाना चाहिए। पहली 3 हेल्थ रहेगी वो आदमी पैसा कमा सकता है। आप सोचते होंगे जिस खुश नसीब के पास ये चारों चीज आ जाएगी वो कितना खुश नसीब होगा, कितना अच्छा इंसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं 100-150 करोड़ तो उनका बैलेंस होगा, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशल हेल्थ बहुत है, दादाजी के जमाने की बिजनेस करते हैं, लोग सलाम मारते हैं, पैसा बहुत है। जब इंसान के पास 4 चीज आए तो वो 4 चीज में बढ़ सकता है। या तो वो जुआ खेलने जाएगा, या वो शराब पिएगा, या वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो स्त्री के पीछे जाएगा। इसीलिए कहावत है आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है।
ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। इसलिए उस वक्त हमें पांचवी हेल्थ का ज्ञान चाहिए, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। आध्यात्मिक राह पे चल रहे हो इसलिए सुखी हो, पहुंच जाओगे तो दुखी नहीं होगे। ये पांचों हेल्थ पे अगर आप फोकस करके अपने जीवन में तरक्की करते हो तो आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, नहीं तो जीवन यूं ही कट रहा है, कटते जाएगा। तो हमने WHO की डेफिनेशन देखी, अब इसके ऊपर हमने सोचना है कि हम कहां पर इसमें फिट बैठे हैं। लेकिन हमने देखा कि आज सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ की। ये समस्या का कारण क्या है? कारण यह है एयर पोल्यूशन। हम 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते छोड़ते, सबसे ज्यादा काम यही करते हैं, वो पोल्यूटेड। शुद्ध हवा नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। आज से 100 साल पहले 38% ऑक्सीजन लेवल था, 50-60 साल पहले भी 28% ऑक्सीजन लेवल था, अब 22-23% ऑक्सीजन लेवल एटमोस्फेयर में बचा है। इसलिए उस जमाने में ऑक्सीजन लेवल इतना हाई था। आज भी आप देख सकते हैं, ऐसे हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ कम है, धुआं कम है, आपको फ्रेशनेस लगती है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, इसलिए ऐसा लगता है। उसके बाद हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। पानी हमें शुद्ध नहीं मिलता है, बंद पाइपलाइन बरसों पुरानी होती है, सूरज की रोशनी नहीं गिरती है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है और इस तरह का पानी मिलता है। और बात करेंगे फूड की, टोटल केमिकल फूड हमें मिल रहा है। खेतों के अंदर भी केमिकल यूज होता है, फ्रूट में केमिकल, हर जगह केमिकल यूज होता है। रामदेव बाबा कहते हैं कि पेप्सी में पेस्टिसाइड है, शायद उनको ये ज्ञान नहीं है, पालक में उससे ज्यादा है, पालक में उससे भी ज्यादा है। हर खाने वाली चीज में आपको केमिकल मिलने वाला है। क्या कर सकते हैं? हवा शुद्ध नहीं है तो क्या हवा लेना छोड़ दोगे? पानी शुद्ध नहीं है तो पानी पीना छोड़ दोगे? खाना शुद्ध नहीं है तो खाना छोड़ दोगे? कल दोगे दुनिया ठीक नहीं है तो क्या दुनिया छोड़ दोगे? नहीं, यही मिलेगा। सिटी में जीना है और इसके साथ अच्छे जीवन जीना आ जाए, वही सबसे बड़ी कला है। छोड़ना कुछ नहीं है, समझना है सब कुछ, कुछ समझ के साथ जिंदगी को चेंज करना है। आप देख सकते हैं हम तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कलर जाता है पेट में। होटल में खाना खाते हैं, सब्जी का कलर बहुत बढ़िया होता है क्योंकि कलर यूज होता है। टोमेटो सूप घर पे बनाते तो कलर नहीं आता है, होटल में बिल्कुल परफेक्ट रेड कलर का टोमेटो सूप मिलता है क्योंकि कलर डाला जाता है। लोग गुटखा खा रहे हैं मजे से। गुटखा खाने में कोई कैलकुलेशन नहीं। हमने देखा ऐसे भी लोग हैं गुजरात में, इसको पड़ीकी बोलते हैं, बराबर। हमने देखा है कि 200 रुपए की पड़ीकी खा जाते हैं, लगातार खा रहे हैं। कितना केमिकल अंदर जा रहा है, कितनी वैल्यू दी जा रही है, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सिगरेट, पहले आदमी सिगरेट को पीता है, फिर सिगरेट आदमी को पीता है, यानी कि फेफड़े खराब हो जाते हैं। दारू के लिए ऐसी कहावत है शराब, कि पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उन्हें हर महफिल में घूमते देखा है और झूमते देखा है। आपने कभी देखा किसी इंसान को शराब की घूंट पीते उसके चेहरे पे स्माइलिंग हो? नहीं। शराब की घूंट लेते कैसा तो मुंह बनाता है, फिर कुछ तो खाता है, तब जाके उसका हुलिया ठीक होता है। कोई आदमी को मैंने खुशी खुशी शराब पीते हुए नहीं देखा है, लेकिन पीने के बाद कहता है बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि उसे ये बात नहीं पता कि नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। मजा तो हर जगह देखो, मैं नया आदमी, आप मेरे सामने, मुझे खुशी हो रही है, किसको मिलो तो खुशी होनी चाहिए। हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए हर इंसान के प्रति, तो आपको मजा आएगी। उसके बाद लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। गरीब आदमी है तो बस में जाएगा, थोड़ा पैसा तो रिक्शा में जाएगा, ज्यादा पैसा है तो कार में जाएगा। लेडीज और जेंट्स दोनों के जिंदगी में से फिजिकल वर्क खत्म हो चुका है, सिवाय की लेबर को छोड़ दो। देखिए वॉशिंग मशीन आ गया, मसाला पीसने के लिए मशीन आ गया। पहले मसाला पीस के जो खाना बनता था उसका टेस्ट ही अलग था, क्योंकि हमने अपनी नानी के हाथ का खाया हुआ है। आज भी मैं कहता हूँ सेम क्वांटिटी में कटोरी में मसाला निकालो, सब सेम क्वांटिटी में, सिर्फ फर्क इतना होना चाहिए, एक मसाला जो पत्थर से पीसा और दूसरा मसाला ग्राइंडर में,
सेम मेथड से सब कुछ सेम लेके आप दाल या सब्जी बनाइए, दोनों का टेस्ट अलग होगा। क्योंकि एक तो जब पत्थर है और ये हाथ से पीस रहे हो तो आपके बॉडी की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाती है, वो अलग ही टेस्ट आता है, करके देखना पड़ेगा। तो लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम हिलते भी नहीं है, यानी कि डे बाय डे चर्बी बढ़ रही है शरीर की और दिमाग की। शरीर की चर्बी फिर भी नुकसान नहीं करती है, अगर दिमाग में चर्बी छा गई तो जिंदगी में हर जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा। और वो पहला प्रॉब्लम होगा ये मेंटल स्ट्रेस, दिमाग की चर्बी के कारण मेंटल स्ट्रेस होता है। हमारे जीवन में कितना स्ट्रेस है, हर मोड़ पे स्ट्रेस है। रिक्शा नहीं मिली तो हलचल होता है, और मिल गई तो सिग्नल पे रुक गई तो अंदर हलचल होती है, स्टेशन पर से हो दुखी होते हो। एक तो लेट हो रहा है इसलिए, और दूसरा लेफ्ट साइड मीटर लगा है वो घूम रहा है इसलिए। स्टेशन पे रिक्शा छोड़ दी, वो छुट्टा जल्दी नहीं दे रहा है इसलिए हलचल होती है, वो छुट्टा जल्दी नहीं दे रहा है इसलिए हलचल होती है। फिर आपको जाना है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन देखा ब्रिज पे बहुत भीड़ है, आप चल रहे हो ब्रिज पे, काफी भीड़ देख के आप क्या सोचते हो, कैसे लोग हैं चलना तक नहीं आता, जैसे कि सब लोग चलना भूल गए, आपको अकेले को आता है। चिंता मत करिए, आपके पीछे वाला भी यही सोच रहा है आपके पीछे, कैसे लोग चलना तक नहीं आता है। तो हर मोड़ पे जो हलचल होती है मनुष्य का बहुत दुश्मन है। फाइनली किसी से बात करने में भी आदमी को इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस होता है, तो आगे में टेंशन होगा, टेंशन में जिंदगी जाएगी, बीपी बढ़ सकता है, शरीर में बहुत नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान शरीर में उस वक्त होता है जब रिक्शा घर के करीब पहुंचती है और 1 रुपया बचाने के चक्कर में 1000 रुपये का नुकसान होता है। कि जैसे ही रिक्शा आपके गरीब में एंटर होती है, आप मीटर देखते हो और आप सोचो 1 पॉइंट नहीं बढ़ना चाहिए। गुजरात में अच्छी बात है कि मीटर आगे होता है, लेकिन मुंबई में मीटर पीछे होता है। पैसेंजर लोग देख सकते हैं, इसलिए गुजरात में बहुत सोच समझ के नरेंद्र मोदी जी ने मीटर आगे लगा दिया है ताकि नुकसान न हो। लेकिन हमारे मुंबई में मीटर पीछे होता है, पीछे बैठा हुआ देखता है कि अभी 1 पॉइंट गिरना नहीं चाहिए गली में, उसको अंदर जो नुकसान होगा वो नुकसान 1000 रुपये का नुकसान है। ऐसे नुकसान से बचना चाहिए। लेकिन उसके आगे क्या है, सुपर बग, यानी कि आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे वायरस बैक्टीरिया आ चुके हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक फेल हो चुकी है। अभी एंटीबायोटिक ढूंढी है, तब तक तो दूसरे और दुश्मन दूसरे राक्षस तैयार है। आज ऐसे ऐसे वायरस बैक्टीरिया जिसके लिए दवाई ढूंढना मुश्किल हो चुका है। साइंस के लिए सबसे बड़ी समस्या है सुपर बग, यानी कि पावरफुल वायरस, पावरफुल राक्षस, जिसको काबू में करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर डैमेज होना शुरू होता है सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल पे डैमेज होता है तो ये सेल्यूलर लेवल क्या है, हम देखेंगे हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। कितने सेल्स से बनी है? 60 ट्रिलियन सेल्स से बॉडी बनी है। सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल्स बीमार तो बॉडी बीमार, सेल्स ओल्ड तो आप दिखोगे ओल्ड, सेल्स यंग तो आप दिखोगे उम्र होने के बाद भी यंग। सेल्स की मृत्यु आपकी मृत्यु। ये सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है। सिस्टम यानी कि जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ऐसी कई प्रकार की सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी बनती है जिसको एक पूर्ण शरीर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये शरीर पे हमने जो देखा इतनी सारे इफेक्ट होने के कारण और हेल्थ केयर का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण हालत ये होती है कि यंग एज में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है बूढ़े लोग की तरह, और हमारी कमाई का 40% हिस्सा चले जाता है मेडिकेशन में और इलाज के लिए। आप देख सकते हैं हेल्दी फैमिली, लेकिन ये हेल्दी फैमिली नहीं है, ये एक्चुअली हैप्पी फैमिली है, लेकिन हम इसको हेल्दी फैमिली समझते हैं। बराबर, ये मोटापा ये हेल्थ नहीं है। इसका मतलब कि हम खुशियों के लिए क्या क्या करते हैं, देखिए घूमने जा रहे हैं, मस्त भरपूरा गिरमुड़ा हेलमेट कैप लगा के जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने हेल्थ टूर की नहीं की, हेल्थ टूर नहीं करते। हम खुशी के लिए इस तरह जीवन जीते हैं कि खाते पीते हैं, फैलते जाते हैं और लोगों को लगता है कि भाई हेल्दी फैमिली, लेकिन ये हेल्दी फैमिली नहीं, ये हैप्पी फैमिली है। तो ये आदमी अपने फैमिली की खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इस इंसान को
खुद की हेल्थ के लिए और फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आज ये 2 बच्चे और एक वाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कल उसके इस आदमी को कुछ हो जाएगा तो ये 3 इंसान का क्या होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम कार लेते हैं, कार की बहुत चिंता करते हैं, कार के प्रति हमें फीलिंग है, लेकिन क्या हमारे फैमिली के प्रति फीलिंग है? ऐसा इंसान है, उसने BMW ले ली 68 लाख रुपए की, और एक पुरानी गाड़ी भी थी अच्छी BMW। कभी कभी स्टेटस का मामला हो तो निकालते थे, कोई बड़े फंक्शन में जाना, वट गिराने के लिए निकालते थे और रोज गाड़ी का दर्शन करते थे। उसका एक छोटा बच्चा था, एक दिन देखा कि बच्चा एक पत्थर लेके स्क्रैच बना रहा है, कुछ लिख रहा है गाड़ी के ऊपर। उनको इतना गुस्सा आया, मना करने के बावजूद भी वो कर रहा था, गुस्सा आया, दूर से उठा कर एक लकड़ी फेंक के मारी, बच्चे के हाथ में लगी, उसके हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, वाइफ का उसका बहुत झगड़ा हो गया। फिर बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, लेकिन उस आदमी का ध्यान तो उस गाड़ी में था। उसको लगता था कभी मैं पहुंचू और गाड़ी को देखूं उसने क्या किया होगा बच्चे ने गाड़ी पे, देखो ऐसा सोचा। 4-5 दिन बाद उसने गाड़ी जाकर देखी, गाड़ी पे लिखा था डैडी आई लव यू। उसने गाड़ी तोड़ दी। हम फीलिंग की चिंता नहीं करते हैं, हम अपनी संपत्ति की चिंता करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर रियली आपको चाहते हैं। आप कभी उनकी चाहत को पहचान नहीं पाए और न कभी चाहत बता पाए। बाहर हम अपनी फोटो कितनी अच्छी रखते हैं, कितना अच्छा बिहेव करते हैं, इसलिए कि हम अच्छे दिखने चाहिए। लोग कहे इसका नेचर अच्छा है, कोई आदमी का घर पे क्या पोजीशन है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ घर पे आप अपनी फोटो और बढ़िया रखो ताकि जीवन और बढ़िया बने, तो पहले वो बात है। तो इस तरह जिस तरह हम कार की चिंता करते हैं, कार को सर्विसिंग करते हैं, इस शरीर की भी चिंता करनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी जो है इसका कोई मोल नहीं है, इसको हम तोल नहीं सकते हैं, मोल लगा नहीं सकते हैं। इस पृथ्वी का पूरा साम्राज्य एक साइड कर दो और एक साइड शरीर, तो मैं कहूँगा ये पल्ला भारी रहेगा, ये पल्ला भारी रहेगा शरीर का। आप एक ऊर्जा खरीद नहीं सकते, आप इस शरीर को फिर से खरीद नहीं सकते हैं। जिंदगी में एक बार ये शरीर मिला है, उसको स्वस्थ रखना है। अगर डैमेज आ गई तो आपके पास कितना भी पैसा हो, सब कागज है, उस कागज से हेल्थ नहीं खरीद पाएंगे। हेल्थ खरीद में निकलोगे तो कागज कहलाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं आती है, इसलिए कि हेल्थ नहीं मिलती है वापस। अब जब ये सिचुएशन है, ये हालात है कि इंसान हेल्थी नहीं है, और अब आपको ये सुनने के बाद लग रहा होगा कि रियली हमें ऐसी कोई नॉलेज मिल जाए जिसके जरिए मैं हेल्थी रह सकूं, तो डेफिनेटली आप लेना चाहेंगे। यस और नो? बिल्कुल। तो वैसा ज्ञान अब शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन क्या है? तो इंश्योरेंस ऑफ योर इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुराने जमाने में इंश्योरेंस मेथड थी, जैसे कि धनसुख भाई है, तो अहमदाबाद में धनसुख भाई एक ही डॉक्टर, अहमदाबाद के जितने लोग हैं वो धनसुख भाई को हर महीने कुछ देते हैं। धनसुख भाई क्या करते हैं? इनका कर्तव्य है कि अहमदाबाद में कोई बीमार नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई बीमार गिरेगा तो वो फ्री में इलाज करेंगे। पुराने समय में ऐसे इंश्योरेंस सिस्टम थी। आज इंश्योरेंस सिस्टम पैसा दे देती है, लेकिन बॉडी तो आपकी कटती है ना। अभी जिस चीज का इलाज ही नहीं है तो पैसा देंगे तो क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम खुद अपने बॉडी का ध्यान रखें। इसलिए जरूरी है कि हमें ये जानकारी लेनी चाहिए कि हम कैसे ठीक रहे। उसका सोल्यूशन आया है इस धन्वंतरी कंपनी के थ्रू। एक ऐसी अद्भुत दवाई लॉन्च हुई है जो कोलेस्ट्रॉल नाम के तत्वों से बनी है, जिसका नाम है इम्यूरिच। अब ये इम्यूरिच जो बनी है, ये है क्या? बच्चा जब पैदा होता है, माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है। उस दूध को साइंस कोलेस्ट्रॉल कहता है। उसके अंदर 90 ऐसे तत्व होते हैं जिससे शरीर का विकास होता है, हेल्थी रहता है और निर्धारण की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन चरक में भी है। लेकिन ये तत्व जब खत्म हो जाते हैं तो वापिस हमको इस पृथ्वी पर से कोई भी एलोपैथी दवाई से नहीं मिल सकता, आयुर्वेदिक दवाई से नहीं मिल सकता, होम्योपैथी दवाई से नहीं मिलता, खाने की चीज से नहीं मिलता, फ्रूट से नहीं मिलता, कोई विटामिन की गोली से नहीं मिलता। लेकिन ये मिलता है ओनली एंड ओनली काउ कोलेस्ट्रॉल से। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में ये होता है,
90 तत्व और मनुष्य से 4 गुना पावरफुल होता है, उसमें से ये बना है, जिसका वर्णन 5000 साल पहले चरक ने लिखा है। चरक ने इसको गोपीयूष कहा है। गोपीयूष यानी काओ कोलेस्ट्रॉल। ये रसायन है, यानी कायाकल्प करता है, ये बलवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है। इस तरह इसके अंदर अनेक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5000 साल पहले खजुराहो की गुफा के अंदर एक ऐसा दृश्य है। दृश्य कैसा है कि एक बच्चे को पैर में जख्म है और माँ क्या करती है, उसके स्तन से दूध उसके पैर पे डालती है, यानी कि उस समय भी इसका प्रचलन था। यही 5000 साल पहले का ज्ञान आप देख सकते हैं कि 200 साल पहले वेस्टर्न डॉक्टरों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि हमारे प्राचीन संशोधन के ऊपर अर्वाचीन यानी कि मॉडर्न डॉक्टरों ने काम शुरू किया। आप देख सकते हैं 1849 से 1990 में आप देखोगे इसमें कि इसको कुछ लोग व्हाइट ब्लड किया जाता, व्हाइट ब्लड कहा जाता था। नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हैं उस समय 1950 में इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता था। इसी को जो है इन्फेंट डायरिया में यूज होता था उस समय, जिस वक्त एंटीबायोटिक की खोज नहीं थी। यानी कि आप पिछले 200 साल का इतिहास देखेंगे, जिस वक्त वैक्सीन की खोज नहीं थी, एंटीवैक्सीन के रूप में यूज होता था, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता था, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने यूज होता था। यानी पिछले 200 साल से ये यूज हो रहा है। लेकिन इन बिटवीन हुआ ये कि लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी खोली। जिस वक्त जर्म थ्योरी की खोज हुई उस वक्त जर्म्स को मारने की दवाई ढूंढी गई। लेकिन ये संशोधन के लिए वैसा टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के कारण ये संशोधन आगे बढ़ा नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक का साइंस आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। एंटीबायोटिक ढूंढी गई, वायरस के हुए, नए वायरस पैदा हुए, नई एंटीबायोटिक ढूंढी गई, फिर पैदा हुए, फिर ढूंढी गई। ऐसे करते करते आज हम उस मुकाम पर है कि डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या है, साइंटिस्टों की समस्या है कि अब हम कौन सी एंटीबायोटिक दें, क्योंकि फीवर 40 से 50 प्रकार के फीवर होते हैं, लेकिन डायग्नोज किया जाता है 4-5 प्रकार का। हर वायरस को किल करने अलग एंटीबायोटिक होती है, तो रोज नए वायरस आ रहे हैं। आज प्रॉब्लम वो नहीं है वायरस को सॉल्व करना, आज हमें क्या चाहिए, हम अपनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। और इसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक अभियान विजय भटकर ने उठाया। डॉक्टर विजय भटकर कौन है? ये डॉक्टर विजय भटकर इंडिया में 3 महान हस्ती है। एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको एटॉमिक रिसर्च के ऊपर पद्मश्री का अवार्ड मिला है। दूसरे है विजय भटकर, जिसने इंडिया में सुपर कंप्यूटर ढूंढा, और तीसरे कोई साउथ में है। तो विजय भटकर ऐसे महान इंसान है जिसने सुपर कंप्यूटर ढूंढा है, जिसके लिए उनको एक बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों की रॉयल्टी मिलती है, लेकिन वो देते नहीं है। ऐसे सेवाभावी देश प्रेमी आदमी ने इस प्रोडक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके हेल्दी इंडिया का एक ड्रीम बनाया, और उस ड्रीम को साकार करने के लिए उनके साथ जुड़े एक डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर हैं। उनकी कई हॉस्पिटल है, कैथलैब है, जहाँ बाईपास होता है, एंजियोग्राफी होती है, बहुत कुछ होता है। तो विजय भटकर और डॉक्टर रमेश पाटिल ने मिलकर एक अभियान शुरू किया हेल्दी इंडिया का, और ये अभियान यह है कि इस इंडिया में से, यहाँ पे इंडिया में से धरती पे से वायरस बैक्टीरिया को खत्म करना, और वायरस बैक्टीरिया खत्म किया जा सकता है, पक्की बात है। क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक ढूंढोगे नए वायरस बैक्टीरिया, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इंटरफेरोन इंजेक्शन। आपने देखा होगा, पहले न्यूज में बताया कि महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू फैला था वो इसी इम्यूनिटी से काबू में आया, क्योंकि इसके अंदर इंटरफेरोन है, ट्रांसफर फैक्टर है, इम्यूनोग्लोबिन है, जिसके कारण काबू में आया। इंटरफेरोन का एक इंजेक्शन 90,000 से लेकर 1,10,000 तक का आता है, फिर भी कई वक्त वो काम नहीं करता है। उसमें से स्ट्रॉन्ग इसके अंदर इंटरफेरोन नाम का इम्यूनिटी में इसमें 90 तत्व है, इसीलिए महाराष्ट्र में ये काबू में आया। तो इन्होंने एक अभियान बनाया। इस अभियान में उन्होंने ये नक्की किया कि इंडिया को हेल्दी बनाना है। इसीलिए ये जो इम्यूनिटी है, अगर हेल्दी आदमी इसका सेवन करते हैं एक स्मॉल डोज, तो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि उसको लगातार उसको ट्रांसफर फैक्टर मिलता है, इंटरफेरोन मिलता है, इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इससे दुनिया का कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता है। तो आज जरूरी ये है कि वायरस की दवा लेने से बेहतर है हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कब कौन सा वायरस आएगा हम बोल नहीं सकते हैं। H1N1 आया,
लोग डर गए। H1N5 आया जो 12 घंटे में खत्म होता है पेशेंट। आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, हर 2 साल में एक ऐसा वायरस आता है जिसमें बहुत लोग मरते हैं, आता ही है। आप देख लीजिए पिछले 3 साल का रिपोर्ट, और आता रहेगा, आपको डरना नहीं, क्योंकि आपके पास एक मजबूत प्रोडक्ट है। तो इसी तरह एक 2 डॉक्टर ने अभियान बनाया और डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7,000 लोगों पे इसका क्लिनिकल ट्रायल लिया है। ये 7,000 लोगों का जो क्लिनिकल ट्रायल खुद के हॉस्पिटल का नहीं है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी 2 हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल एंड बेलागुरु हॉस्पिटल में। उसमें ऐसा है 39 केस ऐसे जिसका हार्ट का ब्लॉकेज निकल गया है, पैरालाइज के केस है, रोमेटिज्म के केस है, कैंसर के पेशेंट है, इस तरह तरह के बीमारी के पेशेंट है, हम आगे अभी देखने वाले हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये एक एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन इसको पब्लिक तक लाया गया है। एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि लैंसेट एनवायरमेंट में रेफरेंस है, जो मेडिकल की अथॉरिटी मानी जाती है। मेडिकल के कई जर्नल के अंदर यह आ चुका है, हम देख सकते हैं। मेडिकल के कई जर्नल में यह आ चुका है और ये एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन इसको पब्लिक तक लाया है विजय खाटकर और डॉक्टर रमेश पाटिल ने। इसका 2 कारण है। पहला कारण हम ये देखेंगे कि मार्केट में एक बुक आई है, बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। उसके ऊपर ही लिखा है कवर पेज पे कि जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है, उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। और ये दवाई पब्लिक तक इसलिए लाए हैं क्योंकि इसको खाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन लगता है, यानी कि ज्ञान की जरूरत है। हेल्दी आदमी खाएगा हेल्दी रहेगा, बीमार आदमी खाएगा बीमारी से मुक्त होगा। इसलिए प्रोडक्ट पब्लिक तक लाया है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर आदमी को खाना चाहिए, हर आदमी खाएगा तो बढ़िया है, इसीलिए पब्लिक तक लाया है। अब ये अमेरिका FDA है, इसका रॉ मटेरियल अमेरिका FDA है, WHO FDA है। जो गौशाला है वो गौशाला भी FDA अप्रूव है, जिसके बारे में अभी देखें। हाँ, पहले ये देखते थे GMP सर्टिफाइड है। जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट के पास है। इवन यहाँ तक कि गौशाला भी सर्टिफाइड है। कोई जमाना था इंडिया में कि बहुत गौशाला थी, जैसे कहते ना रघुनंदन, नंद जो एक पदवी थी, जिसके पास लाखों करोड़ों गाय होती थी, वो एक पदवी को नंद कहते थे उस जमाने में। जैसे एक जगह है गोधरा, जहाँ सबसे ज्यादा गाय कोई जमाने में थी, इसलिए उसका नाम है गोधरा। आज इंडिया में भैंस रह गई है, गाय बहुत कम है। एक समय था, उस समय इंडिया में सिर्फ गाय थी। ये भैंस सब आई, अंग्रेज लोग आए, सब वो लोग भैंस को लेके आए, इंडियन इकोनॉमी खत्म हुई, इसलिए लोगों ने भैंस पालना शुरू किया कि इनकम बढ़े, क्योंकि भैंस ज्यादा दूध देती है, इसलिए इंडिया में भैंस आई। इंडिया में भैंस कभी थी नहीं। आज अमेरिका में ऐसी गौशाला है जहाँ एक गौशाला में 1000 से ज्यादा गाय है, जिसको रियल गौशाला मोर देन 1000। यहाँ पे 122 करोड़ का पॉपुलेशन है, अमेरिका में सिर्फ 22 करोड़ का है, 22 करोड़ का पॉपुलेशन है। हमारी जमीन से उनकी जमीन 2.5 गुना बड़ी है। वहाँ इस तरह की गौशाला है जहाँ पर आप देखेंगे, सरप्राइज करेंगे कि ये गौशाला ऐसी है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ व्हीकल नहीं चला सकते, यहाँ साइकिल पे जाते हैं या घोड़े पे या घोड़ागाड़ी पे जाते हैं। गाय को जो घास खिलाया जाता है वो भी ऑर्गेनिक से वहीं से उगाया जाता है। उस वहाँ पे जो गाय बच्चा पैदा करती है, उसमें के पहले 3 दिन का दूध का इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहले 16 घंटे के दूध में से दवाई बनी। आप कहोगे कि ये दूध से दवाई बन जाती है तो बछड़े को क्या पिलाया जाता है? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंक्वायरी करिए जिनकी गौशाला है, कि गाय जब बच्चा पैदा करती है, जितना दूध देती है, सारा दूध बच्चे को नहीं पिलाया जाता है, वो पिएगा तो बीमार भी जाता है। इसलिए उनकी एक सिस्टम होती है कि भाई पहले 2 आंचल या 1 आंचल से पिलाने का ऐसी सिस्टम होती है, इसलिए वो एक्सेस जो मिल्क है उसमें से दवाई बनती है। अब ये दवाई के अंदर क्या क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है, अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबिन है, लैक्टोपैरिन है, ट्रांसफर फैक्टर है, PRP है, फिर है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फैक्टर 2, डिराइव ग्रोथ फैक्टर, इस तरह एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफर फैक्टर, बारी बारी हम देखेंगे। तो इस तरह बहुत सारी इसके अंदर जो डिफरेंट फैक्टर देखे, उसके अलावा इसके अंदर तरह तरह के मिनरल है, विटामिन है, प्रोटीन है, बॉडी को जो भी उपयोगी तत्व चाहिए, ऐसे 90 तत्व इसके अंदर मौजूद है। मेडिकल की जो एमडी डॉक्टर की जो जर्नल होती है, अलग अलग सबके अंदर इसका रेफरेंस है।
ये ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसके लिए मैक्सिमम इम्पोर्टेंस इस 21st सेंचुरी में मिला है, लेकिन लोग अभी जगह नहीं है, जगने वाले हैं और जगेगी। अलग अलग मेडिकल की, एमडी डॉक्टर की जो भी जनरल है उसके अंदर ये आया हुआ है। ये सब जनरल ने बताया, कहीं बताया है कि ये पेट को ठीक करता है, कहीं बताया कैंसर को ठीक करता है, कहीं बताया एथलेट के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं बताया इम्यून सिस्टम के लिए, कोई जनरल ने बताया है कि ये ब्लॉकेज निकालता है, पैरालाइज ठीक करता है। ऐसे तरह तरह के मेडिकल के जनरल में इसके रेफरेंस आ चुके हैं। ऐसा ही अद्भुत है। अब हम देखेंगे कि ये दवा रियली इतनी अद्भुत क्यों है। इसका कारण है इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ का मतलब क्या है? विकास। ये हमारी जो दुनिया है, विकास के क्रम में एवोल्यूशन प्रोसेस में हमेशा हर चीज आगे बढ़ रही है। उस प्रक्रिया में हम देखेंगे एक छोटा कॉकरोच पैदा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, छोटी बकरी है, युवा होती है, वृद्ध होती है, एक कबूतर है, अंडे से बाहर निकल के पैदा होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, बड़ा हो जाता है। एक पेड़ है, छोटा है, बड़ा हो रहा है और बड़ा, और इस तरह बड़ा होते जाता है पेड़। एक बच्चा जब पैदा होता है तो फैलोपियन ट्यूब में ओव और स्पर्माटोजा मिलता है। उसके मिलन से एक गर्भ तैयार होता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा बनता है। जिस वक्त स्पर्माटोजा और ओव का मिलन होता है उस वक्त इतना सूक्ष्म स्तर है कि कोई देख भी नहीं सकता है। धीरे धीरे उस बच्चे का ग्रोथ होना शुरू होता है। ये देखिए किस तरह हो रहा है। 24 दिन में ऐसा बताया हुआ और 15 दिन के अंदर एक पूरा बच्चा अंदर तैयार होता है, इन बीच में। तो आप देख सकते हैं, तो आपने ये देखा, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि इसके मॉलिक्यूल कितने स्मॉल है, इस इम्यूनिट के मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं नैनोमीटर में, नैनोमीटर यानी बहुत ही छोटा स्केल होता है मेजरमेंट का। कैसा स्केल है कि हमारा ये बाल है एक, ये 10,000 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है, और यहाँ पे इस इम्यूनिट के मॉलिक्यूल का मेजरमेंट लेंगे 0.1 नैनोमीटर, यानी बहुत ही सूक्ष्म मॉलिक्यूल होने के कारण ये आपके बॉडी में जब जाएगा तो बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तक वो पहुंच नहीं सके। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो पहुंच सकता है, और सिर के बाल से लेकर नाखून तक कोई भी बीमारी पे वो काम कर सकता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। वही मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है, जो 90 तत्व है, उसी के कारण ये सब ग्रोथ संभवित होता है। छोटा बच्चा है, बड़ा होते जाता है। एक छोटा सा बच्चा एक दिन 6 फुट या 5 फुट का इंसान बन जाता है। ये सब घटित होता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या है? वेरी लो मॉलिक्यूल पेप्टाइड टू मोर देन 2 और लेस देन 50 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन को पेप्टाइड कहते हैं। 50 के ऊपर जाएगा तो प्रोटीन बन जाता है। इसलिए लेस देन 50 है और लो मॉलिक्यूल वेट है, इसलिए ये किडनी पेशेंट को भी नुकसान नहीं करेगा। प्रोटीन नुकसान करता है। ये प्रोटीन नहीं है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंट है, अलग होता है। अभी इसके अंदर क्या क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, नाउस ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अभी हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है। हमारे बॉडी के सेल्स ग्रोथ में ये हेल्प करता है। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। आज जो आपके सेल्स से सारे वही नहीं है, सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। जब सेल्स पैदा होता है तो उसकी प्रोसेस है सेल डिवीजन प्रोसेस। जब सेल डिवीजन प्रोसेस नया सेल्स बनता है, डिवाइड होता है, उस वक्त अगर ये 90 तत्व आपके बॉडी में ठीक से काम करते हैं तो आपके सेल्स जो भी पैदा होंगे हेल्दी और यंग सेल्स पैदा होंगे। ये 90 में से कोई ना कोई तत्व, पर्टिकुलरली एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ठीक रहेगा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ठीक रहेगा तो यंग सेल्स पैदा होंगे और शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। अगर ये दो फैक्टर वीक होते हैं तो ओल्ड सेल्स पैदा होता है, टोटल बॉडी धीरे धीरे वीक होती है और वृद्धत्व की हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है वो सेल्स ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्स प्रोलिफरेशन यानी सेल्स बनने की प्रक्रिया में ये हेल्प करता है, उसको फास्ट बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्स डिफरेंशिएशन यानी कि सेल्स बनता है तो बॉडी में कहीं भी मूवमेंट करके कहाँ जाके उसको क्या बनना है। कोई सेल्स आंख के बन जाते हैं तो कोई बोन के बन जाते हैं, तो कोई ब्लड सेल्स बन जाता है, कोई हड्डी का, कोई नर्व का बन जाता है। इस तरह की सिस्टम है।
तो फिर एंजियोजेनेसिस, ये तो देखिए एंजियोजेनेसिस यानी कि कभी कभी जरूरत पड़ती है कि कहीं ब्लड नहीं पहुंचा पा रही, आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ऐसी कंडीशन में फिर से एक नई आर्टरी बनती है जिसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से एक नई आर्टरी पैदा होकर नई पाइपलाइन, नया रास्ता बनाना, जिसको एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। एंटी एपोप्टोसिस यानी क्या है? सेल्स प्रोग्राम डेथ। आपके सेल्स में एक प्रोग्राम है कि कभी इस सेल्स की डेथ होनी है, प्रोग्राम डेथ, उसको वो प्रोलॉन्ग करता है, यानी कि सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, उसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि किसी को चोट लगी, जख्म हो गया, तो बॉडी के मैकेनिज्म को पता चलता है और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के थ्रू हीलिंग हो जाता है। अलग अलग तरह के सेल्स बनाना, हीलिंग करना, वुंड हीलिंग करना, ये सब चीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जो ब्लड बनाना है, एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, इस तरह की हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर भी कहा गया है। तो हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या है, उसी को इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी कहते हैं। कार्टिलेज क्या है? आज हम देखेंगे हमारी बॉडी सिस्टमों में डिवाइड है, तो हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी की बीमारी। आज सबसे बड़ी समस्या है हड्डी की बीमारी। क्या है? पैर में, हील में हड्डी बढ़ती है, कैल्केरियस स्पर, प्योर नहीं है, एलोपैथ के पास थोड़ा ऊपर जाएगी, घुटने में गादी गिरती है, नो क्योर। ऑपरेशन की सक्सेस तब होता है कि जिस लकड़ी पे स्क्रू लगाना है उसमें तो जान चाहिए। अगर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया है तो स्क्रू भी ढीले हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, बचने की आज भी सक्सेस नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, हिप में भी गादी घिसती है या हिप वॉल डैमेज होता है, जिसको एविस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, इलाज नहीं है। कमर में देखेंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कंप्रेशन, स्प्लिटिंग, नो क्योर। आप मुझे एक पेशेंट नहीं बता सकते हैं जिसने 10 साल पहले ऑपरेशन किया हो और आज वो कहते हैं मुझे कमर प्रॉब्लम नहीं है। वेरी डिफिकल्ट। अगर करोड़ों में एक मिल जाए तो उसको थियरी नहीं मान सकते हैं। करोड़ों में एक मरीज मिल जाए कि नहीं हुआ तो उसको क्या थियरी मानेंगे? कमर के ऑपरेशन कभी सक्सेस। सेम बीमारी गर्दन में होती है जो कमर में होती है। प्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, मैं कहूँगा पहुंचा ही हाथ, हेल्थ के लिए अच्छा प्रोडक्ट आया, तिजोरी खोलो, खाना शुरू करो, लाइफ बदल जाए। पेनिस एल्बो, कार्पेल टनल, रोमेटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ये सब हड्डी की बीमारी है जो अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जिसको कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, नए कार्टिलेज बनते हैं। साइंस आज तक कहता था कार्टिलेज वापिस नहीं बनता है। बॉडी में 4 प्रकार के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं कार्टिलेज, पैंक्रियास के बीटा सेल्स, नर्व सेल्स और लंग्स के सेल्स वापिस नहीं बनते। साइंस का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड अब ब्रेक हो चुका है थ्रू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज बनाने के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये मैं कह रहा हूं इसलिए मानना नहीं है, करोड़ों डॉलर के रिसर्च से साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। उस प्रूव रिसर्च को लैंसेट पब्लिश में रेफरेंस है, मेडिकल जर्नल में बताया है, एमडी डॉक्टर उसको मानते हैं, तो हम नहीं माने तो हम ज्यादा अकलमंद नहीं है, बराबर। और रिजल्ट के थ्रू प्रूव हो चुका है कि कार्टिलेज बनते हैं। अगर घुटने का मरीज ईमानदारी से अगर इसको खाता है 2-2 गोली 2 बार, 3 महीना, 6 महीने या साल भर, मैं कहूंगा उसकी चाल जवान आदमी की जैसी हो जाएगी। वो कह सकता है अभी तो मैं जवान हूं, हक है उसको बात नहीं, लेकिन ऐसे हिलते हिलते चलेगा तो फेरारी में ही चलेगी, फिर मिल जाएगा। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से शरीर में नव निर्माण की प्रक्रिया होती है। यही वो पावरफुल तत्व है जिसके थ्रू पैंक्रियास के सेल्स वापिस जनरेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखना हो डायबिटीज के केस में तो उसका सीरम इंसुलिन चेक करो। ये प्रोडक्ट आपको 3 से 7 दिन में बॉडी पे काम करता है। इसकी कुछ क्लिनिकल ट्रायल मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ले सकते हैं। एक डायबिटीज पेशेंट का आप सीरम इंसुलिन चेक करो, 2-2 गोली इम्यूनिक 3 बार खिलाइए,
और 7 दिन के बाद सिरम इंसुलिन चेक करो, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। सिंपल शुगर टेस्ट नहीं करने का, क्यों? उसका कारण है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ने पैंक्रियाज में रिपेयरिंग शुरू किया, इमीडिएटली अनहेल्दी सेल्स को ऐसे बनाया। आगे चल के विदिन अ ईयर पैंक्रियाज के सेल्स नए बनने शुरू हो गए और आगे चल के इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, लॉन्ग रन में डायबिटीज काबू में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो तत्व है। तो साइंस का जो रिकॉर्ड था कि पैंक्रियाज के सेल्स नहीं बनते हैं, अब बनते हैं क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसको बनाता है। इसके साथ मिलकर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलकर लंग्स के सेल्स को बनाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो लंग्स सेल्स बनाता है। रशियन साइंटिस्ट का एक रिसर्च था, 4 महीने पहले गुजरात समाचार में आया था। उन्होंने उसमें लिखा है कि रशियन साइंटिस्ट ने ये ढूंढा है कि लंग्स कैंसर के लिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो आता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मिलेगा कहां से। हमने कहा ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, जिससे लंग्स कैंसर ठीक होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 3 महीने पहले की बात है, 2.5-3 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं वडोदरा में था। सुबह 6:15 बजे एक कॉल आया देहरादून से। पेशेंट की उम्र 90 साल, हॉस्पिटल में थे, लंग्स टू लिवर कैंसर था, अनकॉन्शियस थे। डॉक्टर ने कहा 5 घंटा है। उसके लड़के ने फोन किया, क्या इतने बड़े इंसान के लिए भी किसी को उम्मीद हो सकती है? क्या सोचेगा वो? जाने दो ना यार, 90 हो गया। बच्चे लोग यही सोचेंगे ना। और कोई डॉक्टर क्या सोचेंगे? छोड़ो ना यार, 90 हो गया। ना उसने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। उसने पूछा तो मैंने बताया। मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैंने सोचा कुदरत ने ये सवाल क्यों उठाया। दुनिया में यूं ही कुछ नहीं होता है। कोई भी घटना सिग्नल के पहले नहीं होती, सिग्नल मिलते सिग्नल। अगर मैं आपको एक सिग्नल की बात करना चाहूंगा, मैंने अपनी लाइफ में शेयर बाजार कभी सीखा नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा शेयर की बात करता है, बिल्ली की बात ही नहीं करता। लेकिन हमने तो देखा है भाई, लोग शेयर लेते हैं, दूसरे दिन बोलते तो बिल्ली बन गई। वो कहता नहीं, शेयर में बहुत पैसा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू कहता तो मैं एक अमाउंट लगाता हूँ। तो मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? बोले 42,000 दो। दिया। मैंने कहा इसका आधा भी कर देगा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहता मैं 2 लाख बना के दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। पद्मिनी पॉलीमर नाम की कंपनी का शेयर, आप लोग अगर ज्ञानी होंगे तो, मुझे याद रह गया था, एक ही बार खरीदा था इसलिए, और भाव बढ़ने लगे। गजब। एक दिन उसका भाई मिल गया, बोलता है शेयर का भाव बढ़ गया, बेच दूं क्या? मैंने कहा कल सुबह 10 बजे मार्केट खुलेगी, सबसे पहले डील मेरा होना चाहिए, बेचना है। तो उसके बड़े भाई को मैंने कहा जो मेरा दोस्त है, बोला मत बेचो। मैंने कहा नहीं, मुझे बेचना, और बेच दिया। 67,000 में बिका, 25,000 कमाया। मेरे बिकने के 10 मिनट के बाद जो मार्केट बिकना शुरू हुआ, आखिर में वो कागज हो गया। आप सोचो कुदरत क्या अद्भुत है। क्यों बेचा मैंने कहा उसको भी पता है भाव बढ़ेगा, मुझे भी पता भाव बढ़ेगा, बड़े भाई को पता, उसके मुंह से ये क्यों निकला? बस मैंने उसको बात को पकड़ी कि कुदरत ने मुझे कहा बेचो। लेकिन कुदरत एक नहीं अनेक तरीके से सिग्नल देती है। ऐसा किस्सा है, हमारे एक पेशेंट है सदरू भाई डोसा, महाराष्ट्र के अनियन की 2nd नंबर है। उनके छोटे भाई की वाइफ जो है, उनके कुछ प्रॉब्लम मेरे पास इलाज में ठीक हुए थे। उन्होंने कहा सदरू भाई को कि डॉक्टर जयेश पटेल को बुलाइए। पैर के अंदर में गैंग्रीन था, डॉक्टर ने कहा पैर काटना है। उन्होंने कहा लेकिन वो माने नहीं। बड़े रईस आदमी है, बड़ी रिच मैन। बड़े डॉक्टर के चक्कर में डॉक्टर ने उनका लेफ्ट लेग घुटने के नीचे थोड़ा छोड़ के काट दिया। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा अभी दोनों पैर रूट में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि थाई में ब्लॉकेज था, पहले एंजियोप्लास्टी ये सब कर चुके थे। तो उन्होंने कहा अपने छोटे भाई की वाइफ को कि डॉक्टर जयेश पटेल को बुलाइए। मैं उसके घर गया और रेडी से फाइल बिल रख के मैं वहाँ बैठा और मुझे कहा फाइल देखिए। मैंने कहा नहीं, फाइल बाद में देखिएगा, पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, और स्टेटमेंट ये है कि आप ही हो जाएंगे। वो तो ऐसे कैसे बोल दिया बिना फाइल देखे? मैंने कहा ये कुदरत का सिग्नल है। मैंने कहा कुदरत का सिग्नल है। फिर समझा सिग्नल क्या है। देखिए पहले भी उनको पता था हमारा इलाज, उन्होंने नहीं किया क्योंकि उसको मंजूर नहीं था एक पैर बचे। अब लेने के लिए तैयार हुआ क्योंकि अब उसको मंजूर नहीं है कि उसके दोनों पैर जाए। कुदरत अनेक स्वरूप में इंसान को सिग्नल देती है, लेकिन हम ज्यादा होशियार बन जाते हैं
वहाँ गड़बड़ होती है, इसलिए कुदरत के सिग्नल हमेशा मिलते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था देहरादून के पेशेंट, तो हमने उनको कहा कि 2-2 गोली नली में से पानी के साथ डालिए हर 1 घंटे में। 15 घंटे के बाद 30 गोली पेट में गई, पेशेंट उठ के बैठ गया, 1 लीटर पानी पिया। 25 घंटे के बाद अल्ट्रासाउंड चेकिंग हुई, वहां के डॉक्टर ने हमें बताया कि लंग कैंसर गायब हो चुका है। लंग कैंसर गायब हो चुका है, ये बात कोई डॉक्टर को कहोगे कोई मानेगा नहीं, मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कहा है इसलिए मानना पड़ेगा। लीवर में कैंसर बचा था। अब हुआ ये हाल कि 10 दिन बाद वो पेशेंट चल के घर पे गया, 10 दिन बाद पेशेंट चल के घर पे गया और इस तरह का दिखता है इंसुलिन नेटवर्क फैक्टर 1। इसी के थ्रू लंग सेल्स बनते हैं। अब ये क्या करता है, कार्डियक बनाने में हेल्प करता है। इंसुलिन सेल्स ग्रोथ में हेल्प करता है, नर्व सेल बनाने में हेल्प करता है, बोन सेल बनाने में हेल्प करता है। आगे देखिए इससे क्या क्या बनता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 से मसल के सेल्स कैसे बनते हैं, कार्टिलेज बनते हैं, बोन बनता है, लीवर बनता है, किडनी बनती है, नर्व बनता है, स्किन बनता है। ये बनाने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ये दूसरे फैक्टरों के साथ मिलकर इस तरह हमारे बॉडी में हर चीज बनाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में साइंस को 1990 में पता चला। ये देखिए बॉडी बनानी है, देखिए इसी की कमी से क्या होता है, एक बच्चा द्वार को बौना रह जाता है, एक बौना रह जाता है द्वार तो एक बड़ा हो जाता है, कोई खली बन गया तो कोई छोटा रह गया, क्योंकि इससे इम्बैलेंस जैसी घटना घटी है। इसके लाइक फैक्टर 1 सेल ग्रोथ बनाना देखिए, तो ये ना सिंथेसाइज करता है। क्या मतलब है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिस पे आप ध्यान दीजिए। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे बॉडी में पैदा होने वाला एक केमिकल, जिस केमिकल को साइंस कहता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल उस तत्वों को कहते हैं, हम लोग सूक्ष्म रूप में बात करें एटम की भाषा में, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम है, वो ढूंढता है इलेक्ट्रॉन। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल अनस्टेबल हो गए। ऐसी प्रक्रिया 3 साल के बाद भी चलती रहे तो आर्टरी हार्ड होती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। आप एक डॉक्टर को लेके रोड पे बैठ जाइए कैंप लगा के, उम्र पूछो 30 और 35, और उसका बीपी चेक करने का जिसने कभी नहीं किया है चेक, तो उसका चेक करोगे 50 आदमी को IBP मिलेगा, और लेकिन जी रहा है मस्ती से बेपरवाह। नौका कहाँ पे भी जा रही है, नैया जा रही है कहीं, क्यों जा रही है नैया कहीं? तो इसका चक्कर तो है मनसुख भाई तो कुछ नहीं, पक्की बात है। तो यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है कि आर्टरी में चिपकता है, और यही जब से DNA पे अटैक करता है तो बॉडी में एसिड इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा होती है जहाँ साइंस के पास कारण और इलाज नहीं है, जैसे कि कैंसर, सोरेसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, सेरेब्रम एट्रोफी, पार्किंसन, न्यूरालजिया, ऐसी तो बीमारी पैदा होती है क्योंकि DNA में चेंज आ जाता है। ये DNA सिंथेसाइज करता है, यानी DNA बनाता है और DNA को रिपेयर करता है, होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के अंदर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये बॉडी में जाके इंसुलिन जैसा काम करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के साथ मिलकर पैंक्रियास को रिपेयर करता है, ऐसा ही अद्भुत है। अब बात करेंगे नर्व ग्रोथ फैक्टर की। नर्व ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स नाम के सेल से बनी है। आज तक का साइंस का रिकॉर्ड है कि न्यूरॉन सेल से नहीं बनता है, लेकिन नर्व ग्रोथ फैक्टर अगर मिलेगा तो न्यूरॉन सेल से बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास किस्सा है कि पैरालाइज केस के अंदर एक इतना बड़ा डैमेज था, 3 हफ्ते खिलाया तो डैमेज छोटा हो गया और इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे कि सीधी चाइल्ड होता है जिसमें नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है, ब्रेन डेवलप नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं या पैरालिटिक चाइल्ड कहते हैं या मंगोल चाइल्ड कहते हैं,
ऐसे बच्चे में चेंजेस आता है। एक 12 साल की लड़की है, सिटी चाइल्ड है, स्पास्टिक चाइल्ड है, उसने अपने हाथ से खाना उठा के खाना शुरू किया है और उसके अंदर चेंज आया है, जिसकी वजह से उसके स्कूल के रिटायर्ड स्कूल में जाती है वो, तो दूसरे बच्चे ने भी ये शुरू किया है। इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है। जापानीज साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाया, जिसकी कीमत है 1,80,000। पेटेंट रजिस्टर है, कुछ साइड इफेक्ट की। यहाँ पर इम्यूरिच के अंदर 300 mg की एक गोली के अंदर 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है, 20 गोली में से उतना मिलता है, जिससे हमारे नर्व फिर से बनते हैं, नर्वस सिस्टम की बीमारियां ठीक होती है, जैसे कि पार्किंसन है, पैरालाइज है, मोटर न्यूरॉन है, ऐसी जो भी बीमारी नर्वस सिस्टम रिलेटेड की है। आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन कहते हैं। जिस तरह ऑर्थोपेडिक की हर बीमारी का इलाज नहीं है, तो इस तरह न्यूरोलॉजी का ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए इलाज नहीं है, जो अब संभव हो चुका है मेरिट के थ्रू। आप देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक्चुअली इसको कहना चाहिए वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड तो इनसाइड होती है, इनसाइड जो होती है कहना, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं मेडिकली। ये वर्टेब्रल कॉलम जो है 33 मनके की है, उसमें से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती है। कोई नर्व्स हार्ट की ओर जाती है, कोई लिवर की ओर, कोई किडनी की ओर, कोई आंतड़ी की ओर, इस तरह जाती है, जिसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। 31 जोड़ी है। हमारा ब्रेन और हमारे ऑर्गन बात करते हैं जिस तरह आप टेलीफोन से दूसरे पे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? हमारे ऑर्गन और हमारा ब्रेन बात करते हैं वाया स्पाइनल नर्व। अगर मस्कुलर स्पाज्म से नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, या डीजेनरेशन से या वर्टेब्रे की वजह से आ रहा है, तो उस ऑर्गन का और ब्रेन का कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, और वैसा होने से वो ऑर्गन का फंक्शन चेंज होने से केमिकल कम ज्यादा बनाएगा और एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली जो नर्व हार्ट की ओर जाती है, उससे दबाव आएगा तो हार्ट में प्रॉब्लम शुरू होता है, या स्टमक में शुरू होता है, स्टमक की नर्व। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जितनी भी नर्व है उसका हेल्दी रहना। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, नर्व को रिपेयर करने में, नर्व को बनाने में और नर्व को हेल्दी रखने के। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? मेंटल कैपेसिटी बढ़ाता है, लॉन्गेविटी यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम ठीक रहेगी तो सारे ऑर्गन का कम्युनिकेशन एंड हार्मोनल बैलेंस एंड केमिकल फैक्ट्री ठीक चलेगी, तो आप दीर्घायुष्य जी सकते हैं। इसलिए ये नर्व ग्रोथ फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव्ड फैक्टर है। हमारे बॉडी में ब्लड में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख होने चाहिए। ये घट जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। ये कब घटते हैं? डेंगू में घट जाते हैं, HIV एड्स में घट जाते हैं, और केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट में घट जाते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाने से डेंगू में डेथ होती है, एड्स में डेथ होती है, और और केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट में प्लेटलेट कम हो जाने से डेथ होती है। और प्लेटलेट कम हो जाएगा तो ब्रेन में ब्लीडिंग होती है और डेथ होती है। अगर डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम है, 4 गोली खिलाइए 4 बार, चौथे दिन चेक करिए, प्लेटलेट काउंट 1.25 लाख 1.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। पक्की बात है, वेरी फास्ट, ये प्रूव हो चुका है। कैंसर के अंदर प्लेटलेट काउंट कम है, आप दीजिए 4 दिन से 1 हफ्ते में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा, पक्की बात है। और एड्स के अंदर ये दिया जाएगा, तो एड्स के अंदर इसके अंदर लैक्टोफेरिन है, दूसरे नर्व ग्रोथ फैक्टर, सारे तत्व मिलाकर एड्स में फायदा होता है। एड्स के मरीज की मृत्यु कैसे होती है? एड्स को कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि धीरे धीरे उसका मसल खराब होता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, वेट कम होने लगता है, कंटिन्यू डिसेंट्री होती है, वेट कम होता है और इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है। ऐसे आदमी की जब डेथ होती है तो बचता है खाली स्केलेटल बचता है, उठा के लेबोरेटरी में रख सकते हैं, खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। अगर एड्स का मरीज इसको लेना शुरू करे, 1 हफ्ते में चेंज दिखता है, डायरिया पे काबू आएगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम कम बनेगी, महीने भर में वजन बढ़ना शुरू होगा, उसकी डेथ एड्स से नहीं होगी। हर इंसान के बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस इनएक्टिव पड़ा है, वो एक्टिव हो जाता है तो तकलीफ होती है। वो क्यों होता है एक्टिव, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसलिए प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव्ड फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से बहुत कुछ बनता है, जैसे आगे हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, हम इसको देखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी अंदर की
जो म्यूकस लाइनिंग है उसको ठीक रखता है। हमारे लिप्स टू एनल की जो वॉल है उसमें से कंटिन्यू एक लुब्रिकेंट पैदा होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। ये उस लाइन को प्रोटेक्ट करता है। जब एक इंसान को स्टमक में एसिडिटी होती है तो स्टमक की एसिडिटी और स्टमक की वॉल उसके बीच में हार्मनी है। स्टमक की वॉल एक लिमिट तक एसिड को बर्दाश्त कर सकती है। जब उसकी एसिड की मात्रा एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है उस वक्त कहीं से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, वहाँ अल्सर आगे चल के रेड होती है, अल्सर होता है और इस तरह अल्सर डेवलप होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा उसको रिपेयर करता है। इसलिए जो भी मरीज लिप्स टू एनल, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मरीज है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट अद्भुत है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ